नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। है ना, इसी के लिए एक वर्ड नाम और यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वैसे इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का तो मतलब होता है कि जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब तुम उसका एनायन बना दो। क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, यही थी तो क्या कर रहे हो, जब हम एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन ना। यहाँ पे जैसे हमने आयनाइजेशन में क्या करवाया था, आयनाइजेशन एनर्जी में हमने मेटल लिया था, है ना, कोई भी एलिमेंट लिया था, उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी थी और वो किस में कन्वर्ट हो गया था, कैटायन में, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट है लेट से एक्स, है ना, इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इसका एनायन बनेगा और इसके साथ में कुछ या तो हो सकता है एनर्जी रिलीज हो या फिर हो सकता है एनर्जी लगानी पड़े, है ना। दोनों केसेस हो सकता है एनर्जी रिलीज हो सकता है एनर्जी लगानी पड़े, दोनों चीजें हो सकती है। तो इसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। अब फॉर द कोर्स ऑफ योर 10th क्लास हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का यूज नहीं करेंगे वर्ड का, हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, है ना, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ये जो वर्ड है एफिनिटी, हाँ, जैसे एफिनिटी वर्ड का ओरिजिन है अफीन्स वर्ड से, हाँ, ये एक वर्ड होता है अफीन्स ना। जैसे फैमिली के टर्म्स में अफीन्स यूज करते हैं जो खुद के ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं उनके लिए, पापा मम्मी, है ना, उनके लिए। फिर एक वर्ड होता है एग्नेट्स, वो यूज करते हैं रिलेशन बाय मैरिज वालों से, है ना, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब के लिए। तो यहाँ पे अफीन का मतलब होता है लविंग, है ना। और पूरा कंप्लीट करोगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर कैसा है ना। तो हमें क्या देखना है, हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और करेगा तो कितना अच्छे से करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर किसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करे। इलेक्ट्रॉन हो क्या रहा है एसेंशियली, अगर हम बेसिक पे टर्म्स पे जाएं तो एक्स का न्यूक्लियस है और इसकी वैलेंस शेल है। हम क्या कर रहे हैं, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। तो अगर तुम देखोगे तो एसेंशियली हम दो काम कर रहे हैं। पहला काम तो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर से पास लेके आना, है ना। इस इलेक्ट्रॉन बाहर है ना शेल के, बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है बोलेंगे, है ना। इनफाइनाइट पे बोलने का मतलब क्या है कि इसके न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इतनी दूर है कि इसके न्यूक्लियस का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा उस पर। इनफाइनाइट पे बोलने का मतलब क्या है, या फिर जब भी बोलते हो कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर पहुंच गया कि अब उस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इतना दूर है ना, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला काम तो हम क्या कर रहे हैं, पहला काम हमने किया इलेक्ट्रॉन को दूर से लेकर आना, इसमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फिर जब एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास में आ जाएगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आसपास आ जाएगा, तब एटम इसको अपने आप एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बॉन्ड क्रिएट कर लेगा इससे। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, है ना, ये कह सकता हूँ कि एक न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ बॉन्ड क्रिएट हुआ है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा, नया बॉन्ड फॉर्म होगा, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, है ना। हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह का बॉन्ड हो, चाहे दो एटम का, चाहे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, बॉन्ड अगर तोड़ना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। बॉन्ड तोड़ना है ना, दो चीजें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंधी हुई है उन्हें दूर करना है, बॉन्ड तोड़ना है, तो उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। और अगर कोई बॉन्ड बना तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, है ना, ये है, ठीक है। तो इसेंशियली दो काम हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दूर से लाना, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और एक बार इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म होगा, तब यहाँ पे एक दूसरी एनर्जी भी मैं बोल सकता हूँ एनर्जी रिलीज होगी,
एनर्जी रिलीज होगी। तो ओवरऑल दो काम है, एक में एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक में एनर्जी रिलीज है। तो अगर ये पार्ट ज्यादा हो जाए, अगर ये पार्ट ज्यादा हो जाए तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। और इन दोनों में ये पार्ट ज्यादा है, ज्यादा भारी हो जाए तो मैं क्या करूंगा, इतना लविंग नेचर नहीं है ना। ओवरऑल अगर एनर्जी रिलीज हुई तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर अच्छा है। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेना पसंद करेगा, है ना, जिसको जरूरत हो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला हो, है ना। जिसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा, है ना। जिसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट हो वो क्या बोलेगा कि मैं तो पहले से स्टेबल हूं, मुझे क्यों दे रहे हो। तो एक बेसिक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी नोबल गैसेज हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी क्या? नहीं। तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तुम कह सकते हो कि 0 है या फिर माइनस में है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर नहीं है। दूसरा, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दिमाग में आते हैं ऑक्टेट कंप्लीट वालों के अलावा, जो जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले, है ना। जो हमने पढ़ा था, जिनकी ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड या फुल फील्ड है। कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन वाला फैमिली और अल्कलाई अर्थ मेटल्स, है ना। हमने बात करी थी ये बेटा मांगे कार, है ना, ये वाली लाइन तुम्हारे में इतना ही है 20 तक। और इधर नाना पाटेकर ऐश्वर्या, लेकिन नाना पाटेकर ही है तुम्हारे में, है ना। तो ये इन दोनों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसके इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? बीच वाला छूट गया क्या, है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते हैं S2 में, है ना। पहला S1 में जाता है, फिर S2 में जाता है। ये S2 होते ही क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड। ये फुल्ली फिल्ड है, तो ये एक स्टेबल है। इसलिए तुमने क्या पढ़ा होगा इसका एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन क्यों है ये? क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में है ना। और दूसरा एक ये क्या है, दिस इज P3, है ना। इसमें p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल होता है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ट्रेंड को थोड़ा सा ट्रेंड से अपोजिट चलेंगे, क्योंकि ये स्टेबल है ना। तो ये ट्रेंड से अपोजिट जाएगा। जैसे तुमने पढ़ा, लिखा होगा अपने स्कूल के नोट्स में कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इन दोनों में एक्सेप्शन लिखवाया हुआ है ना। मैग्नीशियम एक्सेप्शन में आया होगा, फॉस्फोरस आया होगा। उसका रीजन क्या है, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखने का तो वही तरीका है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें हम, सबसे पहले अक्रॉस द पीरियड में हम बात करें, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड का मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, है ना। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज के साथ क्या होता है? सबसे पहली चीज हमने पढ़ी क्या, न्यूक्लियर चार्ज कह सकता हूं तुम्हारे में। न्यूक्लियर चार्ज से कंपेयर करना है, क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो इट इज इजियर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इजियर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज। ऑब्जर्व भी कर सकते हो, है ना। जितना राइट में जाते जाओगे उतना माइनस वाले एलिमेंट्स आयंस बनेंगे, Cl माइनस, O2 माइनस, है ना, N3 माइनस, ठीक है। और वैसे ही अब ये तो हो गया ट्रेंड। अगर एग्जांपल लिखें, किसका लिख रहे हैं हम, सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और उसके बाद तो आर्गन है। तो फ्लोरीन के बाद नियॉन, नोबल गैसेस, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सेप्शन वाला कौन सा है हमारे पास, ये, दिस इज फुल्ली फिल्ड, और नाइट्रोजन दिस इज P3, है ना। हमने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट जाएंगे अगर
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, ये देखा है हमने, तो बना देते हैं। ठीक है, बस अब क्या है, ये बेरिलियम की बोरोन से तो कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन से तो कम है, लिथियम से भी कम हो जाएगी। यही तो है, वहां पे क्या था, वहां पे बेरिलियम, बेरिलियम के हमने क्या बोला था, आसपास वालों से ज्यादा कर दिया था, है ना। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, लेकिन बेरिलियम की क्या होगी, बगल वाले से कम, क्योंकि पहले से स्टेबल है ना। बेरिलियम पहले से स्टेबल है क्योंकि H2 पे है और पहले से स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट वाले से कम। सिमिलरली यहां पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से कम, बाकी ट्रेंड एज इट इज। तो क्या करना है कि बस ये याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, और बस बेरिलियम और नाइट्रोजन वाले पे उल्टा कर देना है ना। बेरिलियम और नाइट्रोजन पहले से स्टेबल है, तो ये ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, पहले से स्टेबल है तो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे ना देना चाहेंगे। और सिमिलरली नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे खराब है, ये तो पहले से ऑक्टेट है। तो जो स्टेबल वाले हैं उनके ट्रेंड में चेंज है बस, बाकी सब एज इट इज। इसको नोट डाउन करो, और फिर उसके बाद खुद से लिखेंगे पीरियड 3 का, उसके बाद थर्ड पीरियड का ट्रेंड लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 11 to 18। हो गया, क्या लिखोगे? ठीक है, ये हमने लिखा, क्या है हमें पता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, कर देते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक्सेप्शन वाले कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करो, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। फिर उसके बाद क्या करना है, अब ये पहले से स्टेबल हैं तो आसपास वालों से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ये पहले से स्टेबल है तो आसपास वालों से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, डन। नेक्स्ट हमें देखना है डाउन द ग्रुप, नेक्स्ट हमें देखना है डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप में भी वही क्या, टॉप टू बॉटम जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स के साथ क्या होगा, इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स से इंक्रीज मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइज इंक्रीज, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो हमारी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इट इज टफर टू गेन इलेक्ट्रॉन, टफर टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, है ना। तो जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, ये तो हो गया जनरल ट्रेंड, है ना। अब इसमें टॉप टू बॉटम में भी एक कैच है, तुम अगर देखोगे ट्रेंड्स तो तुम पाओगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन ऊपर है और उसके जस्ट नीचे क्लोरीन है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो
क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए, ये होना चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा है और इसे बार बार पूछते हैं। इसका रीजन क्या है कि अब तुम फ्लोरीन को देखोगे तो फ्लोरीन की वैलेंस शेल कौन सी है, n=2, n=2 इसकी वैलेंस शेल है, लिमिट कितनी है इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट है ना, और पहले से कितने हैं, पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले से इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। और हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या होता है कि पहले से 7 इलेक्ट्रॉन हम 8th डालना चाह रहे हैं, एक की ही जगह है उसको भरना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं फ्लोरीन के केस में, है ना। क्या बोल रहे हैं कि सेकंड शेल है, कितने कैपेसिटी है, n=2 की कैपेसिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की, एक की ही जगह खाली है, उस एक को भी भरना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और वहीं अगर क्लोरीन को तुम देखोगे तो क्लोरीन की वैलेंस शेल है n=3, है ना, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन n=3 की लिमिट क्या होती है, थर्ड शेल के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 18 तक जा सकते हैं, 2n² से 2n² से 18 तक जा सकते हैं। थर्ड में जगह कितने की है, 18 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, अभी कितने हैं 7, तो बस एक इलेक्ट्रॉन डालने से इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं रिपल्शन का, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है और उसमें एक डाल रहे हैं। फ्लोरीन के साथ क्या प्रॉब्लम है, जगह 8 की ही है और वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की खाली है, उसी को भर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन के वक्त में हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो गया, इसके कारण क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन जो ये लेना चाहता है वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, है ना, नहीं लेना चाहेगा क्योंकि रिपल्शन हो रहे हैं, और वहीं पे जगह है तो वो इजीली ले लेगा क्लोरीन। तो इस कारण से क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर देन फ्लोरीन। और सेम सिमिलर केस क्या है ऑक्सीजन और सल्फर का, ऑक्सीजन और सल्फर में भी सेम केस है, ऑक्सीजन के पास 2 की जगह है ना, और हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हैं, पर सल्फर के पास कितने की जगह है, 18 की, है ना, तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। हेलोजन और नहीं नहीं, हेलोजन फैमिली का तुम देखोगे तो ये ट्रेंड है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, होना क्या चाहिए, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो डिक्रीज होना चाहिए, पर होता क्या है, फ्लोरीन विल बी लेस देन क्लोरीन, है ना, तो ट्रेंड कुछ ऐसा हो गया। अगर पूरा ट्रेंड देखोगे तो क्या आएगा कि यहाँ पे बस क्लोरीन को इधर शिफ्ट कर दो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, ये एक्चुअल ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। हमारे काम का क्या है, बस क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो पहले अक्रॉस द पीरियड में डिक्टेशन लिखो, अक्रॉस द पीरियड का बाकी है ना, चलो इसको एक साथ लिख ले रहा हूँ, पहले ये लिख लो, ये लिख लो, फिर डिक्टेशन एक साथ दे दूंगा, पहले से लिख लिया है तुमने। इसको मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखाऊंगा कि y इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, ना, इसको बाद में लिखाऊंगा, सबसे बाद में, सबसे एंड में। ये लिख लिया ना इतना, फिर ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, तो अब इसके अंदर रिपल्शन नहीं है, उसमें भी नहीं है, बराबर ही है दोनों, सब में डाल तो एक ही रहे। अब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कम हो गया, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ना ब्रोमीन में, तुमने साइज एक शेल और बढ़ा दिया। इसमें लिखो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right across a
period, atomic size decreases, atomic size decreases, and the nuclear charge increases. Atomic size decreases and the nuclear charge increases, comma, so the electron affinity, comma, so the electron affinity increases. ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके on moving top to bottom, on moving top to bottom in a group, in a group, comma, the atomic size increases, the atomic size increases more than the nuclear charge, the atomic size increases more than the nuclear charge. Full stop. Reducing the overall force of attraction, reducing the overall force of attraction, resulting in decrease in electron affinity, resulting in decrease in electron affinity. इसी के नेक्स्ट लाइन में लिखना रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसी के नेक्स्ट लाइन में एक्सेप्शन लिख करके लिख देंगे, एक्सेप्शन फ्लोरीन से ज्यादा है क्लोरीन की. ये क्या है एक्सेप्शन किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन एंड ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर. ये लिखेंगे स्टार मार्क करके, नोट डाल के. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन. वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन despite having smaller size, despite having smaller size. Why electron affinity of fluorine is less than chlorine despite having smaller size? इसमें लिखेंगे fluorine is a second period element. Fluorine is a second period element. Whereas chlorine is a third period element. Whereas chlorine is a third period element. Having larger valence shell, having larger valence shell. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज करके, एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन
adding one electron to valence shell of fluorine adding one electron to valence shell of fluorine causes inter-electronic repulsions comma this reduces electron affinity of fluorine. पैराग्राफ चेंज करके whereas in case of chlorine there is no such inter-electronic repulsion. Whereas in the case of chlorine there is no such inter-electronic repulsion due to its larger size. अब तुम्हें मैंने पूरा एकदम एक्सप्लेन करके लिखवाया है ताकि तुम दोबारा नोट्स पढ़ो तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो वापस, है ना। लेकिन जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है डायरेक्ट कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिपल्शन होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इनफ, है ना। और अगर सेम अगर ऑक्सीजन और सल्फर का केस पूछ ले ना, सेम आंसर उसका है, फ्लोरीन की जगह ऑक्सीजन कर दोगे और क्लोरीन की जगह सल्फर कर दोगे, हाँ। तो नेक्स्ट एक बार एक और क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लो, सेम क्वेश्चन, why electron affinity of oxygen is less than sulfur? Why electron affinity of oxygen is less than sulfur despite having smaller size? इसका आंसर सेम एज अबव, है ना। आंसर इसका सेम एज अबव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखवाऊं? पता है, लिखवा दूं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वही सेम जैसे वहां पे लिखा था ना कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा या फिर रिक्वायर्ड होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर तुम नोबल गैस में डालने की कोशिश कर रहे हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। नाइट्रोजन में डालने की कोशिश कर रहे हो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वहीं अगर तुम जैसे क्लोरीन में डालना चाहते हो इलेक्ट्रॉन तो रिक्वायर्ड नहीं होगी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्या बोलते हैं एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन लिखी लो। एक पूरे पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो नीचे इधर से उधर, जैसे क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जैसे तुम जा रहे हो तो कैसे देखोगे सबसे हाईएस्ट वाला, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है तो राइट वाला होगा ऑब्वियसली, है ना। अगर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो जैसे साइज डिक्रीज होता है तो साइज किसका होगा फिर ज्यादा, स्टार्टिंग वाले का, ट्रेंड से देख सकते हो। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऊपर से नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना घटती है, लेकिन बस एक्सेप्शन क्या है, फ्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन।
हाँ, सबसे ऊपर क्लोरीन का होगा। ऑक्सीजन और इसमें कंपेयर करने का तरीका नहीं है। ऑक्सीजन और क्या बोल, क्लोरीन का भी हो जाएगा, सल्फर का उससे पहले वाले नाइट्रोजन से कंपेयर करने का तरीका नहीं है। वैसे इसका ट्रेंड कुछ ऐसे बनता है शायद तक, जहाँ तक मुझे आ रहा है ऐसे कुछ ट्रेंड आता है इसका, अगर दोनों पीरियड कंपेयर करते हैं तो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन लिखो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड while adding an electron to neutral isolated gaseous atom, neutral isolated gaseous atom, neutral isolated gaseous atom। इसके बाद एक नोट डाल के लिखना नोट डाल के, ये अब ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों को मेजर करने की यूनिट सेम है ना। या तो मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इसका मतलब क्या है कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट, है ना। और ऐसे अगर आयनाइजेशन एनर्जी तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और दूसरा एक यूनिट है किलो जूल पर मोल, है ना। ये पर मोल क्या है कि एक मोल सब गैसियस एटम में से, एक मोल न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में, एक मोल का मतलब जानते हो, है ना। एक पर्टिकुलर नहीं पढ़ा होगा आधो ने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे एटम्स अगर ले लोगे तो वो एक मोल होगा, है ना। इतने सारे अगर फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी इतने सारे एटम ले लोगे तो वो एक मोल होगा, है ना। तो इतने सारे एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डालने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो उसका कितना किलो जूल है, तो किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम में नाप रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी एनर्जी की बात कर रहे हैं, और जब मोल की बात करते हैं तो ज्यादा एनर्जी है, तो इसलिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ऐसा यूनिट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कहां तक डेफिनेशन, कहां तक लिखा है, गैसियस एटम तक, है ना। हाँ, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसका इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, इसका वही लिखवा रहा हूँ। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी are measured in electron volts per atom, और किलोजूल पर मोल,
लास्ट ट्रेंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि सारे एटम्स, हमारे सारे एलिमेंट्स बॉन्डिंग तो करेंगे ही, है ना। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि दो एटम्स हैं ए एंड बी, है ना। ये दोनों आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, जैसे ए अगर बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, तो इसको हमने क्या बोला, ए प्लस हो जाएगा और बी माइनस हो जाएगा। इस बॉन्ड को हमने क्या बोला था, आयोनिक बॉन्ड। दो आयंस के बीच का बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। ऐसे एक दूसरा तरीका और था बॉन्डिंग करने का, वो उसको हमने क्या बोला था, शेयरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल H2 कि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को स्टेबल होने के लिए अपने फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। दोनों क्या करते हैं, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में शेयरिंग बीच में डाला, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा और दोनों के बीच में हो गई शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या है कि दोनों ने इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में है वो एरिया शेयर कर लिया। हमने जैसे ऑर्बिटल्स पढ़े थे, एस ऑर्बिटल का शेप क्या था, स्फेरिकल, है ना। तो ये एक हाइड्रोजन, ये ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन, ये उसका स्फेरिकल एरिया एस ऑर्बिटल का। दोनों ने अपने एस ऑर्बिटल में कुछ पार्ट कॉमन कर दिया, है ना। कि क्या हुआ, ये एक हाइड्रोजन का जोन था, ये दूसरा हाइड्रोजन का जोन था, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों ने कुछ एरिया शेयरिंग में डाल दिया। उससे क्या हुआ, शेयरिंग वाले एरिया के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन थे। अब तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ना इसके और इसके भी हो गए साथ साथ में एक ही टाइम पे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस हाइड्रोजन के भी हो गए, इसके भी हो गए, दोनों का केशल कंप्लीट। तो इसको हमने क्या बोला, कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग में डालना इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे ही, पर अब कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब ये तो नहीं कि एकदम परफेक्ट शेयरिंग हो रही होगी। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि परफेक्ट शेयरिंग हो रही होगी। हो सकता है जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ हो सकता है वो दो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ हो, या फिर हो सकता है कि वो दो इलेक्ट्रॉन ए की तरफ हो, है ना। और दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में कब होंगे, जब दोनों की पावर बराबर हो सकता है बीच में हो। चलो यह केस भी ले लेते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स एकदम बीच में हो, है ना। तो ये तीन अलग अलग केस हैं। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन बी की तरफ हो सकते हैं, ए की तरफ हो सकते हैं और बीच में भी हो सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी ये डिसाइड कर रही है कि कहां पर होंगे, उसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या बोला हमने, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां जैसे यहां पे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, बी की तरफ। तो मैं कह सकता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ट्रेंड देखो तो बी इज ग्रेटर देन ए होगा कहीं ना कहीं। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, बी की तरफ। जैसे सेकंड केस में ए के पास है ये शेड वाले इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा होगी इसलिए इसके पास है ना। अगर एकदम बीच में है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है, तभी बीच में होंगे, है ना। अब इसी के बेसिस पे हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग, उसका बेसिस भी यही है। कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर की कुछ चीजों का बेसिक्स यही है। जैसे अगर मैं इन दोनों को बोलूं ये दोनों कैसे बॉन्ड है, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ है, तो मैं कह सकता हूं ये बी थोड़ा सा नेगेटिव है। डेल का मतलब होता है थोड़ा सा, डेल का मतलब है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा ये नेगेटिव है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाते हैं, और थोड़ा सा ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। सेकंड वाले केस में क्या है, ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, और बी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो मैं कह सकता हूं कि पोल्स बन गए यहाँ पे, यहाँ एक नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल। तो ये क्या हो गए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या हो गए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में है। थर्ड वाले केस में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में है। तो हमने इसको क्या बोला, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कनेक्टेड है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे। टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule, tendency of an atom in a molecule to attract shared pair of electrons, to attract shared pair of electrons towards itself, to attract shared pair of electrons toward itself is called electronegativity, है ना। ठीक है। अब एक और चीज, जैसे पिछले में हमने यूनिट लिखी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। यहाँ पे यूनिट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिस इज रिलेटिव थिंग कि अगर मैं बोलूं कि एक ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है, मैं एक ही जगह कोई ज्यादा पावरफुल लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे, है ना। और ज्यादा पावरफुल लगा दूं तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाए। तो ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव प्रॉपर्टी किसके कारण? क्योंकि कोई साथ में लगा हुआ है, साथ वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है उसके ऊपर खुद की डिपेंड कर रही है। साथ वाला भी बराबर से खींच रहा है तो खुद नहीं खींच पाओगे सही से, है ना। मान लो तुम कमजोर हो लेकिन सामने वाला और कमजोर है, तो क्या होगा? तुम खींच लोगे। तो इसकी कोई यूनिट नहीं है इस कारण से। ये क्या है? एक रिलेटिव चीज है। रिलेटिव मतलब किसी और के रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है ना। तो क्या कह सकता हूं, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कोई डायमेंशन नहीं है कि मतलब मैं कह दूं कि किलो जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोल दूं कि इतना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसका कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव चीज है ए और बी में, है ना। तो सामने वाले की क्या क्या कैपेसिटी है, सामने वाले की टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन खींचने की, उसके ऊपर खुद की डिपेंड हो रही है। इसलिए दिस इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। क्या डेंसिटी में तो ऊपर, डेंसिटी में तो डायमेंशन है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी में नहीं है, वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हो 4 डिग्री सेल्सियस, इसलिए उसके नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या है? रिलेटिव टू समथिंग एल्स देख रहे हो, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे एक पॉलिंग स्केल होता है, पॉलिंग स्केल में फिक्स हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, है ना, कि वहां पे फ्लोरीन, तो एक कोई एक अगर बेस बना लो कॉमन, तो फिर तुम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हो, है ना। ठीक है, तो इसमें लिखना। हाँ हाँ, वो जैसे अब तुम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हो, तो मीटर इज यूनिट ऑफ एल, लेंथ, सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम, है ना। तो ये क्या हो गया? एल बाई टी, तो ये हो गया एल टी माइनस 1। ये क्या हो गया? वेलोसिटी के लिए। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन के लिए देखना है तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसमें क्या करोगे? एम इज लेंथ तो एल, एस इज टाइम तो डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये हो गया एल टी माइनस 2, है ना। बस ये एल टी वही होता है। अब जैसे एम आ जाएगा कहीं पे, जैसे फोर्स का मैं कह सकता हूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है। फोर्स की डायमेंशन अगर तुम्हें निकालनी है तो फोर्स मास, तो मास के लिए क्या लिख दिया? एम। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकते हो? अभी निकाला, एल टी माइनस 2। तो ये हो गया फोर्स का, है ना। कोई सी भी फोर्स हो दुनिया में उसका यही होगा, है ना। जैसे कोई सी भी हो दुनिया में एनर्जी हो, सबका डायमेंशन सेम होगा। दिस इज यूनिट, है ना। और ये क्या है? डायमेंशन। तो इसलिए चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड डायमेंशन है, कुछ नहीं। नो यूनिट नो डायमेंशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। रेशियो है, पर वो स्केल टू स्केल डिपेंड करता है। अलग अलग साइंटिस्ट केमिस्ट ने अलग अलग डायमेंशन बोल रहा हूँ, अलग अलग बेस रखने की कोशिश करी है। जैसे इसका आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2 भी है कहीं कहीं इसका किसी स्केल में फॉर्मूला। पॉलिंग ने तो वैल्यूज दे दी हैं, तो ज्यादातर पॉलिंग स्केल यूज करते हैं, है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, पॉलिंग स्केल पे 4 वैल्यू है उसकी। ठीक है, लिखो इसमें
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए डायमेंशनलेस क्वालिटी, डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी। ठीक है, full stop. It only indicates resultant of tendencies. It only indicates resultant of tendencies. It only indicates resultant of tendencies of different elements, to attract bond pair electrons, to attract bond pair of electrons. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब? ये वो दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड पेयर का वर्ड यूज किया है। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या? वो पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके ट्रेंड की बात करते हैं, है ना। ट्रेंड देखने का सीधा साधा सिंपल तरीका वही है। अब क्या, अब हमारा अब बेसिक एक चेंज क्या आ रहा है? अब एक हमारा जो एलिमेंट है वो बॉन्डेड है ना। जो भी हमारा एलिमेंट है वो बॉन्डिंग कर चुका है। तो पहली चीज हम देखेंगे वही अक्रॉस द पीरियड, है ना। अब अगर तुम्हें देखना है कि कितना पास में खींचेगा उसे इलेक्ट्रॉन को, तो एक बेसिक चीज क्या देख सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना पास है। जितना पास होगा न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा खींचा जाएगा, बॉन्ड वाला ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये बस ये देख लो कि वैलेंस शेल कितना दूर है न्यूक्लियस से। वैलेंस शेल अगर पास में है न्यूक्लियस के तो अट्रैक्ट कर लेगा अच्छे से पेयर को। दूर है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल, क्योंकि बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? वैलेंस शेल में, है ना। वैलेंस शेल में ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। तो बस ये देख लो वैलेंस शेल कितना दूर है, कितना पास है। तो इनडायरेक्टली वापस क्या देख रहे हो? साइज ही देख रहे हो, है ना। तो अक्रॉस द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, साइज डिक्रीज। साइज डिक्रीज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। और वहीं सेकंड, है ना। अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वगैरह की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पहले से बॉन्डेड फॉर्म में है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन पहले से है, बॉन्ड सब पहले से है, बस ये देख रहे हैं कितना पास में है बॉन्ड, है ना। तो अब यहाँ पे रिपल्शन वगैरह का केस नहीं मानेंगे। अब दूसरा, डाउन द ग्रुप में डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वही सेम चीज। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, तो घूम फिर के हमेशा हमने सेम काम किया है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, साइज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी डिक्रीज। तो अगर अब ये दोनों ट्रेंड एक साथ देखो तो क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। और मैं एक ऊपर से नीचे जाऊंगा तो डिक्रीज होने लगेगा। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे जाऊंगा तो डिक्रीज होने लगेगा। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट जा रहा हूं तो बढ़ रहा है, मैं पहुंच गया फ्लोरीन पे। अब यहां से नीचे जाऊंगा तो कम होने लगेगा। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? फ्लोरीन। हाँ, तुम्हारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि पीरियोडिक टेबल दे देगा और बोलेगा कि ये एलिमेंट खाली छोड़ देगा, बोले ये बताओ कौन सा है। हाँ, तो उसके लिए तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद रखनी पड़ेगी, है ना। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि खाली पीरियोडिक टेबल दे दी लेकिन प्लेस द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो तुम्हें फिर फ्लोरीन को डालना पड़ेगा। हेलोजन वाला लाइन छोड़ के फ्लोरीन को इधर डालना पड़ेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। और तुम्हें पता होना चाहिए वो हेलोजन में सबसे ऊपर आएगा, है ना। तो तुम्हें क्या करना है? पीरियोडिक टेबल एकदम बिल्कुल याद करनी है। 3 पीरियड, 3 क्या 4, चौथे में वो 2 3 है, लेकिन अराउंड
तुम ये मान लो एटॉमिक नंबर 36 तक याद करना है। क्योंकि सबसे ये सब हो जाता है, ये सब एक बार को दिमाग में बैठ जाएगा कि साइज इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही होगा। पीरियोडिक टेबल को इग्नोर कर देते हो कई बार, है ना, तो उससे भी रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें लिखेंगे अक्रॉस द पीरियड में, अक्रॉस द पीरियड हेडिंग डालो। हाँ वही तो मैंने क्लियर किया कि पिछले वाले फ्लोरीन के नीचे है ना क्लोरीन, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, पिछले बार क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का केस आ गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का केस क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि बॉन्डेड है, पहले से ही बोल दिया बॉन्डेड है, पहले से ही बोल दिया कि जो फ्लोरीन का एटम है वो बॉन्ड कर चुका है किसी से, एलिमेंट से। तो जब एक बार बॉन्डिंग हो चुकी है, बॉन्डिंग होने का क्या मतलब है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब उस कंप्लीटेड ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कितना खींच रहा है ये है ना, तो वो कंडीशन ही हटा दी, इलेक्ट्रॉन लेके आने की, रिपल्शन होने की कंडीशन ही हट गई। दोनों में इसलिए क्योंकि अब दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब साइज का देखो, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ये ज्यादा खींच लेगा। अक्रॉस द पीरियड में लिखेंगे इस, इतना लिखने के बाद as we move from left to right across the period, as we move from left to right across the period, as we move left to right across the period, nuclear charge increases, nuclear charge increases, nuclear charge increases and size decreases, and size decreases, full stop. Hence the electronegativity, hence the electronegativity increases, hence the electronegativity increases. Next, down the group, on moving down the group में on moving top to bottom, on moving top to bottom, down a group, on moving top to bottom, down a group, number of shells increases, number of shells increases, comma, thus size increases, thus size increases, full stop. Therefore electronegativity decreases, therefore electronegativity decreases. नेक्स्ट नोट डाल के लिखना, नोट डाल के स्टार मार्क करके पहला पॉइंट, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल
कॉमा ऑलरेड रोशो ALLRED कॉमा ALLRED ऑलरेड ROCHOW and Mulliken MULLIKAN Mulliken scale are used for measuring MULLIKAN are used Mulliken scale are used for measuring इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पॉलिंग स्केल बस ध्यान रखना है ना, और कोई तुम्हारे काम का नहीं है कि इनमें से कौन सी स्केल यूज होती है. ऑलरेड रोशो है, मलिकन स्केल है, और सबसे वाइडली नोन है पॉलिंग स्केल, PAULING पॉलिंग. ठीक. अब चैप्टर तो इतना ही है, कोर्स इतना ही है तुम्हारा ना इस चैप्टर का. कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कनेक्ट कर लो अभी, है ना, तो जिंदगी में थोड़ा भला हो जाएगा, है ना. 2 प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा तुमने, स्कूल में पढ़ा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को कनेक्ट कराइए क्या इससे? कनेक्ट करवाए? देखो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तुमको सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो सिखाया हुआ है, स्कूल में बताया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना. दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, है ना. 2 चीजें होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ये 2 नाम सुने हुए होंगे तुमने, ऑक्सीडेशन, ये सुना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना, ये 2 नाम सुने हुए. तो ऑक्सीडेशन अभी क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन अभी अगर डेफिनेशन बोलते हो ऑक्सीडेशन की तो क्या है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, है ना. धीरे धीरे जब आगे जाओगे, ये कौन सा तुम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हो, ये एकदम इनिशियल कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, है ना. धीरे धीरे जब डेफिनेशंस इवॉल्व हुई हैं तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो गई है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है डी इलेक्ट्रोनेशन, कि किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन. किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन लॉस, ये पढ़ाया हुआ है पहले, है ना. डी इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उसको क्या बोला, इलेक्ट्रोनेशन. इसको बोला हमने रिडक्शन, है ना. तो ऑक्सीडेशन इज डी इलेक्ट्रोनेशन और रिडक्शन इज इलेक्ट्रोनेशन. तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे कोई, तो लूज करके कहां, किसी को तो देना पड़ेगा, है ना. तो जो अपने स्वेच्छा से खुद से इलेक्ट्रॉन ले ले, जो अपने खुद स्वेच्छा से खुद से इलेक्ट्रॉन ले ले, वो इस ऑक्सीडेशन करवा देगा. ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन देना. मान लो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो किसी को लेना तो पड़ेगा मेरे से रिएक्शन में. जो लेगा इलेक्ट्रॉन उसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना. और रिडक्शन को मैंने बोला इलेक्ट्रोनेशन. रिडक्शन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोनेशन, कि मान लो मेरा रिडक्शन हो रहा है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, तो किसी से तो लूंगा, है ना. तो जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको क्या बोल दूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट. ये एजेंट है जो मुझे रिड्यूस कर रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है. ऑक्सीडेशन का मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो ले रहा होगा वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट, है ना. तो डी इलेक्ट्रोनेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को. मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, ये खुद से इलेक्ट्रॉन ले रहा है. ये तो किसकी प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. यही तो बात कर रहा हूं. ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को. ये खुशी खुशी लेने को तैयार है, तो मतलब इसके पास क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. इसी को क्या कहते हैं, नॉन मेटल. इसी को क्या कहते हैं, नॉन मेटल. रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो किसी से मिल रहा होगा, उसको हमने बोला रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट,
ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको। और हमने क्या बोला, खुशी खुशी दे रहा है, तो इसके पास क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की। तो मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे दुनिया में अगर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढोगे तो तुम पहुंचोगे लिथियम के पास, और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढोगे तो पहुंचोगे फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन के पास। क्या, हाँ ये बाद में पढ़ते हो, एक हाइड्रेशन एनर्जी नाम का कॉन्सेप्ट है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी तो पढ़ाना चाहिए ना। हाइड्रेशन एनर्जी नाम का कॉन्सेप्ट है कि जब भी इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो किसी ना किसी सॉल्यूशन में मिलाना पड़ेगा। सॉल्यूशन में मिलाने पे लिथियम बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, हाँ? क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली असेंबल हो सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स में भी पोल्स होते हैं ना, प्लस माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो वो लिथियम का साइज छोटा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो अपने आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स को काफी अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। उसी के कारण ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मान लो तुम्हारे पास 1 यूनिट ऑफ चार्ज है और तुम्हारा साइज छोटा सा है, तो तुम्हारे आसपास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अच्छे से इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज की एक जगह लोकेटेड है बीच में, सेंटर में। लेकिन कहीं दूसरा एक और कोई एटम है जिसका साइज बहुत बड़ा है और चार्ज 1 यूनिट ही है, तो अब डिस्टेंस बढ़ गया ना, साइज बड़ा होने के कारण। जिसको अट्रैक्ट करना है उसका डिस्टेंस बढ़ गया, तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा सही से। एट द एंड चार्ज कहाँ पे होगा, पॉजिटिव वाला सेंटर में। मतलब एग्जैक्टली अगर वाटर के अंदर देखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो अब अभी हमने पढ़ा, लेफ्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव, है ना। इस फॉर्म में मॉलिक्यूल होता है जो तुम कह रहे हो कि H+ अलग हो जाए और OH- अलग हो जाए, है ना। ये होता है एक लीटर, एक मोल सॉल्यूशन में 10⁻⁻7 मोल, ऐसा कुछ, बहुत कम। 1 लीटर सॉल्यूशन में 10⁻⁻7 मोल्स ही ऐसे अलग अलग टूटे हुए होते हैं वाटर में। उसी के कारण न्यूट्रल, pH न्यूट्रल 7 होता है। क्या, सब नहीं टूटते, वेरी स्मॉल अमाउंट।